लैग्रांजेस थ्योरम। अब डेली हम एक लॉन्ग थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। 5-6 लॉन्ग थ्योरम है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम लोग को एग्जाम में। जहां पे ये कराना चाहिए था वहां नहीं कराया हमने। जैसे सब ग्रुप में लैग्रांजेस थ्योरम आती है, एक साथ ये पांचों कर रहे हैं। पिछला सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। लिखो लैग्रांजेस थ्योरम। थ्योरम प्रूव दैट, प्रूव दैट order of a subgroup, prove that order of a subgroup is divisor of order of a group. Prove that order of a subgroup is divisor of order of group. Prove that order of subgroup is divisor of order of group. Proof लिखो। बताओ क्या क्या एज्यूम कर लेना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी पढ़ा है हमने, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी पढ़ा है, सब ग्रुप भी पढ़ा है। डिवाइजर हो, डिवाइजर का मतलब बताओ क्या है। इक्वल टू के, या कुछ और भी प्रूव कर सकते हैं। इंटीजर जहां के क्या है, सपोज हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप मान लिया है, ऑर्डर ऑफ एच मान लिया है एन, और ये एम मान लिया है, तो बताओ क्या किसका डिवाइजर। एन एम का डिवाइजर है। अगर ये लिख लें एम एन, क्या लिखोगे, एन अपॉन एम इक्वल टू इंटीजर या एम अपॉन एन, बस ये मेन काम है। एन अपॉन एम में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मतलब ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। मतलब ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर सकता है, मतलब ये क्या आएगा, इंटीजर। थोड़ी स्टार्टिंग की थ्योरी तो समझ गए होगे तुम लोग। क्या, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, और दोनों के ऑर्डर मान लेंगे। सपोज हमने ऐसा ही लिख लिया, लेट ऑर्डर ऑफ एच इज एम एंड ऑर्डर ऑफ जी इज एन, देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये लिख लेंगे। इतना तो लिख ही पाओगे, लिखो। ठीक, लेट जी बी अ ग्रुप। अब जी बी अ ग्रुप लिखते हैं जब, तो इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, इसके साथ एक ऑपरेशन भी होता है जो हमेशा लिखना जरूरी नहीं है। जी एक ग्रुप है मतलब अंडरस्टूड है, एक ऑपरेशन है, वो हम नीचे डिस्क्राइब कर लेंगे जो जहां भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जनरली हम कौन सा ऑपरेशन लिखते हैं, डॉट, लेट जी बी अ ग्रुप एंड कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, थ्योरी तुम लोग अपने हिसाब से लिखा करो। ये भी लिख सकते थे, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम एंड कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। या अगली लाइन में लिख लेते हैं, लेट एम कॉमा एन, पहले क्या लिख रहे हो, एम कॉमा एन आर ऑर्डर्स ऑफ एच एंड जी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लेट एन कॉमा, पहले एम लिख रहे हो ना, एम कॉमा एन आर ऑर्डर ऑफ एच एंड जी रिस्पेक्टिवली, मतलब ये किसका हो गया, एच का, और ये जी का। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देखो क्या प्रूव करना है, ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ जी, देन वी हैव टू प्रूव दैट, अगली लाइन से ये लिख सकते हो, इक्वल टू इंटीजर। इसका मतलब यही है ना, ऑर्डर ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू इंटीजर, दैट इज क्या, एन अपॉन एम इक्वल टू के, वेयर के बिलोंग्स टू, ठीक है। अब आई पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव कोई फर्क पड़ता है उससे, डिवाइजर तो तब भी कहेंगे, आएगा कभी नहीं, लेकिन बता रहे हैं इसलिए आई प्लस नहीं लिख रहे हैं वहां पर, ठीक है। आएगा कभी नहीं, फिर भी हमने
k बिलोंग्स टू i लिख दिया, मतलब कोई इंटीजर है। ये हमें वैसे भी पता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है ये नंबर। ये क्लियर हो गया। अब बताओ कोई क्या करेंगे, कुछ भी आइडिया हो। एलिमेंट्स किस में लेंगे, सब ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एक तो हमें। सब ग्रुप के एलिमेंट मानेंगे, फिर एक्सटेंड करते जाएंगे। कैसे, देखो दो, इसका मतलब बताओ ए सबसेट बी का है, मतलब ए और ए इक्वल टू बी, इसको यही पढ़ते हो ना, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यही होता है, इक्वल का साइन है वो। ए सबसेट बी का है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, वो इम्प्रॉपर है। नाम से ही पता है, कभी भूल जाओ तो प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। इम्प्रॉपर मतलब ये जरूरी नहीं है केवल सबसेट ही हो, बराबर भी हो सकता है। और बराबर हो तब भी क्या कहते हैं कि अगर a बराबर b है तो इसको कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ a आर टेकन फ्रॉम b, तब भी इसको सबसेट कहेंगे। a सबसेट b मतलब हाँ, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ a आर टेकन फ्रॉम b, a के सारे एलिमेंट b से ही लिए गए हैं, बट b हैव सम मोर एलिमेंट, एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट, है ना, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट which belongs to b but not belongs to a। ये सब लिखाने की जरूरत है, ये सब अगर समझते हो तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये इसका मतलब मेन पता होना चाहिए हमें कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर फ्रॉम बी, आर टेकन फ्रॉम बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ से लिए गए हैं, बी से, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, ठीक है। या फिर लिख सकते हो बी है मोर, एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट, ठीक है, देन ए। तो यहाँ ये क्लियर हो गया होगा। अब सबसेट हम अप्लाई करने वाले हैं, सुनो करेंगे क्या, एक बार वर्किंग रूल समझ लो तुम लोग, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि। सपोज हमने H में कुछ एलिमेंट लिख लिए, H1, H2, H3 और, अच्छा ये अंडरस्टूड होना चाहिए, वैसे जनरली लिखकर आता है कि ऑर्डर ऑफ फाइनाइट, मतलब अगर ऐसे लिखकर आएगा, ये जो लैंग्वेज लिखी है हमने कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेट जी बी ऑफ का फाइनाइट ग्रुप लिखा होगा वहां पर, ऑर्डर तो तभी आएगा ना, समझ रहे हो, तो इतना अंडरस्टूड होता है ये फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट तक तो नहीं लिखोगे। तो एच में कितने एलिमेंट्स मानोगे, एम, क्योंकि ऑर्डर उसका एम माना है हमने, एन नहीं मान सकते हैं, एन मानोगे ऑर्डर तब एम, ये फाइनाइट है कुछ, इसमें कुछ भी रिपीट होगा, रिपीट होगा तो सेट कैसे हो गया, सेट में रिपीट नहीं लिखते हैं, जानते हो ये, कभी ये देखा है सेट में दो बार लिखा है एक ही एलिमेंट, नहीं लिखते हैं। और वैसे भी ये एम तो तभी होंगे जब सब डिस्टिंक्ट होंगे, ऑर्डर एम है मतलब एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कुछ भी रिपीट हो गया, अगर एक एलिमेंट रिपीट हो गया तो ये एम की जगह m-1 हो जाएंगे, समझते हो शायद। तो दे आर एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऐसा हमने किया भी था फील्ड वाले में, फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। तो ये एम एलिमेंट है किसके, एच के, और इसमें है ना H1, H2, HM, ये जी के बराबर हो सकता है, हमें नहीं पता है, हो सकता है जी के बराबर हो और हो सकता है जी में ना हो, ये तो क्लियर है। लेकिन इतना क्लियर है कि एच सब ग्रुप है तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट है एक, किसका, जी का ही सबसेट है, मतलब डेफिनेटली ये जी के ही एलिमेंट है सारे, ठीक है। और ये भी पता है कि एच में जी से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एच सबसेट है, सब ग्रुप है मतलब सबसेट प्लस ग्रुप, ठीक है। तो कोई एलिमेंट या तो इसमें एक्स्ट्रा होगा या नहीं होगा, हाँ या नहीं, अगर जी में एक्स्ट्रा नहीं हुआ कोई भी एलिमेंट तो फिर थ्योरम तो ऑलरेडी प्रूव है, थ्योरम वैसे भी प्रूव है कि H इक्वल टू क्या, जी, और H इक्वल टू जी मतलब दोनों में क्या, N इक्वल टू क्या हो गया, M, तो ऐसे में N अपॉन M इक्वल टू 1, हाँ या नहीं,
ठीक है, तो हमें कब प्रूव करना है? अब दो केसेस लेंगे। इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ए हाँ बिलोंग्स टू जी विच डज नॉट बिलोंग्स टू एच। ठीक है, यही लोगे। उसके पहले अगर ये लिखना, क्योंकि लॉन्ग है, वैसे ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लॉन्ग थ्योरम है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा हम लिख लेते हैं। ये इसके लिए क्या लिखोगे बताओ? इफ जी एंड एच, क्योंकि सबसेट लिख रहे हो ना, सब ग्रुप। सब ग्रुप, हाँ सब ग्रुप तो बराबर भी हो सकता है जी के, हाँ या नहीं? तो इफ एच एंड जी आर इक्वल देन एन इक्वल टू एम, तो एन अपॉन एम इक्वल टू 1 विच इज इंटीजर, डिवाइजर हो गया ये। इफ एच डज नॉट इक्वल टू जी, तो फिर लेंगे एटलीस्ट वन एलिमेंट इन जी विच इज नॉट इन एच, लैंग्वेज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी लिखने का तरीका सबका अलग हो सकता है। तो बताओ पहले क्या लिखें, तुम लोग बताओ। सीधी बात यह है, इसको 15 के हिसाब से लिखना है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाती है ये थ्योरम, मोस्ट ऑफ द टाइम पर लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग पार्ट में आई है। ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है, तो पहले 2 का होता था, अब तुम लोग का 5 का होता है, तो अब शॉर्ट में आ सकता है ये, पहले भी 2 में भी आ चुका है। तो बताओ क्या लिखोगे अब? इफ एच, हाँ पहले एच की वैल्यू लिख लें, एच सबसेट लिख लेते हैं जी का। तो एच में क्या लिखोगे बताओ? लेट एच इक्वल टू, सब ग्रुप तो लिखा ही ऑलरेडी, तो जरूरी नहीं है सबसेट बिल्कुल लिख के दिखाएं। लेट एच इक्वल टू क्या? H1 H2 H3 डॉटेड HM। ठीक है, where H1 H2 HM are all distinct। ठीक है, where H1 H2 dotted HM are all distinct elements। अच्छा, ये डिस्टिंक्ट है ये तो पता ही है हमें, तभी ये M है। ठीक है, अब बताओ क्या लिखोगे? इफ दिस H इक्वल टू G, इफ H इक्वल टू G, क्योंकि H सब ग्रुप है G का, तो H या तो G के बराबर होगा या G से छोटा होगा, सीधी बात ये है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, so n इक्वल टू m, m अपॉन m इक्वल टू 1। m था, m लिख लो, m इक्वल टू n लिखा तो वैसे ठीक था। ठीक है, लेकिन हमें n अपॉन m ही लिखना है, n अपॉन m इक्वल टू 1 विच इज इंटीजर। ठीक है, प्रूव हो गया इस केस में। और ये भी लिख सकते थे इफ h इक्वल टू जी देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, कुछ प्रूव करने के लिए फिर है ही नहीं, जब h और g के बराबर है तो डेफिनेटली क्या होंगे। ठीक है, या फिर ये लिख लेना। ठीक है, सभी की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। अब क्या लिखोगे? इफ h डज नॉट इक्वल टू जी, अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि h g से बड़ा नहीं हो सकता है, तो हमने ये लिख लिया या तो g के बराबर है या g के बराबर नहीं है, मतलब g से छोटा सेट है ये। इन दिस केस बताओ क्या होगा? देन एटलीस्ट, हाँ h प्रॉपर सबसेट ऑफ, इट मींस देन ऐसे लिख सकते हो h इज प्रॉपर सबसेट ऑफ g, इट मींस क्या? at least one element A belongs to G which is not belongs to H। ठीक है, it means at least one element
बताओ क्या? वन एलिमेंट A belongs to G, but A does not belongs to H. ये भी क्लियर हो गया होगा? नहीं, एटलीस्ट लिखा है, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हाँ, मिनिमम दो ही होंगे, लेकिन हम एटलीस्ट वन में सब कुछ आ जाता है। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक है, भले ही दो तीन चार पांच कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे लिख सकते हैं। अब प्रूव तो एक ही के लिए करेंगे, सपोज हमने दो लिख लिया तो फिर, क्योंकि एक एलिमेंट है, एक उसका इनवर्स आ जाएगा, वो तो डेफिनेटली होगा। लेकिन फिर हम अगर दो लिखेंगे तो फिर दो के लिए दिखाना पड़ेगा हमें सब कुछ। एक एलिमेंट लिख लिया, इसके लिए दिखा दिया, इनवर्स के लिए ऑलरेडी प्रूव हो चुका होगा। फिर तो मतलब जो काम हम ए के लिए कर पाएंगे वो बी सी डी ई एफ कुछ भी लिखते जाओ फिर तो, क्योंकि फाइनाइट है ये। ठीक है, वो आगे अभी समझ में आ जाएगा एक एटलीस्ट वन क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, या ये लिख लेना, इट मींस सम एलिमेंट। ठीक है, इतना अंडरस्टूड होगा वैसे, एटलीस्ट वन एलिमेंट का मतलब सम एलिमेंट ही होता है, एक या एक से ज्यादा, ये मतलब है इसका। अब बताओ क्या, अब सुनो क्या होगा। ये किसके एलिमेंट है? जी के भी हैं। अब बताओ ए जी में है, ये है, देखो H1 H2 HM, ये क्या है? कैपिटल H, A बिलोंग्स टू G। अब बताओ H1 G का भी एलिमेंट है, A इंटू H1 किससे आएगा, किस में आएगा? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी G में आएगा। H में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा होगा कि मल्टीप्लाई करने पर कोई एक H में भी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि दोनों एलिमेंट अगर H में है तो उनका प्रोडक्ट आएगा H में। समझ रहे हो? अपने आप नहीं क्या, ए H1 डेफिनेटली H से बाहर आएगा, हाँ या नहीं? वरना ये हो जाएगा कि H1 से HM तक M एलिमेंट हो गए ना डिस्टिंक्ट ए, और एक और AH1 तो अलग है इनसे, फिर तो M+1 हो जाएंगे, हो ही नहीं सकता है वो। समझ रहे हो? तो ये किसके एलिमेंट आएंगे? जी के कुछ एलिमेंट आएंगे। अब देखो इसके बाद एक जो अभी जो लिखने वाले हैं हम, एक स्लॉट समझ लो उसको, वो स्लॉट बार बार रिपीट करना है हमें, दो बार तीन बार लिख के फिर सिमेट्री से लिख देंगे। देखो कैसे। A belongs to G लिखा हमने, therefore AH1 comma AH2 AH3 AHM belongs to G। बताओ ये कितने एलिमेंट हैं? कैसे? पहले ये पता करना पड़ेगा दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, और हमें ये पता है हम कुछ भी कैलकुलेशन से नहीं करते हैं इसमें। कैलकुलेशन से मतलब ये कैलकुलेशन हुई कि उसमें m था तो a का मल्टीप्लाई करने पर m ही आएंगे, ये तो कैलकुलेशन हुई। हम कैसे प्रूव करेंगे? ये पहले भी कर चुके हैं। दोनों को इक्वल करके देख लेते हैं, दो कोई इक्वल करके देखेंगे तो H1 इक्वल टू H2 आ जाएगा, विच इज नॉट, वही कॉन्ट्रिडिक्शन वाला लिख चुके हैं ऐसा हम। तो दे ऑल आर डिस्टिंक्ट बिकॉज if any two are equal then any two are equal का मतलब AH1 इक्वल टू AH2 करके देख लें अगर, तो H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू आर एजम्पशन। हमने क्या एज्यूम किया था? दे ऑल आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे? विच ऑल आर डिस्टिंक्ट। बताओ, बिकॉज if any two are equal, that is, कोई भी लिख लें, AH1 लिख देते हैं,
दैट इज AH1 इक्वल टू AH2। सो क्या मिल जाएगा हमें, H1 इक्वल टू H2 बाय कैंसिलेशन होगा या नहीं, जी के अंदर के ही एलिमेंट है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप। तो H1 इक्वल टू H2 विच इज, लिखते जाओ तुम लोग, कॉन्ट्रडिक्शन टू आर एजम्पशन। हमने जो एज्यूम किया है उसका ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्लियर हो गई, थ्योरी भी समझ आ गई होगी। अब बताओ, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू आर एजम्पशन, इसका मतलब ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि हमने ये लिख लिया है, चाहो तो ये सेपरेट लिख लेना, ये तुम लोग की चॉइस है, विच ऑल आर डिस्टिंक्ट बिकॉज लिख लेना यहाँ पर, बिकॉज इफ एनी टू आर इक्वल देन ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ जरा, सुनो। अब यहाँ मेन काम है। वैसे तो लिखने का तरीका पहले की तरह, जैसे हमने डोमेन, इंटीग्रल डोमेन वाला किया था, तो उसमें डोमेन माना था इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड माना था। डोमेन में कुछ एलिमेंट्स लिखे थे, फिर ऐसा ही किया था, फिर डी डैश मान लिया था, जो जरूरी नहीं था डी डैश मान के ही करें हम, लेकिन यहाँ भी जरूरी नहीं है कि हम एच डैश मान के करें, हम एच डैश मान लेते हैं नए एलिमेंट को, फिर बताएंगे क्या करना है। या H1 मान सकते हो, क्या लिखोगे, H1 लिखोगे या H डैश लिखोगे, H1 लिखोगे, H डैश लिखोगे, तो लिख लो, लेट सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट, दीज का मतलब समझ रहे हो यहाँ, ऑल दी अबव एलिमेंट्स, बोलो क्या, H डैश इक्वल टू, बोलो AH1 AH2 AH3 डॉटेड AHM। कितने एलिमेंट हैं ये, क्योंकि ऑल डिस्टिंक्ट हैं, तो अब ये क्लियर हो गया, ऑर्डर ऑफ H डैश, ये ऑल डिस्टिंक्ट है ना, ऊपर लिख चुके हैं, ऑर्डर ऑफ H डैश इक्वल टू M, ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हो, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ H डैश आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है तो M ही होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट देख के नहीं बता सकते थे हम कि A का मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि A का मल्टीप्लाई करने पर दो एलिमेंट सेम बन जाए, पॉसिबल है, सेट पर डिपेंड करता है, तो हम अपने आप एज्यूम नहीं करेंगे, हम तो ये करके दिखाएंगे कि ऐसा नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं कि एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पर दो सेम हो जाए। ठीक है, वैसे हमें डायरेक्ट पता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, H यूनियन H डैश क्या होगा, एक नया सेट जो H से बड़ा होगा, लेकिन G से या तो फिर बराबर हो जाएगा। फिर दो केस आ गए या नहीं, किसके लिए, H यूनियन H डैश के लिए, समझ पा रहे हो, तो अब देखना यहां पर, ये नोट कर लिया, नाउ H यूनियन H डैश इक्वल टू, वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, H यूनियन H डैश आ गया हमारे पास, चाहो तो हम लिख सकते हैं H1 H2, समझ रहे हो, क्योंकि सब डिस्टिंक्ट है, ये सब डिस्टिंक्ट है, A H1 कभी H1 के बराबर तो नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। कैसे लिखोगे, H1 केवल ये इसलिए लिख रहे हैं जिससे अपनी कॉपी पर बाद में समझ पाओ, डॉटेड बताओ HM कॉमा AH1 AH2 डॉटेड AHM। अगला जो लिखने वाले हैं स्टेप, वो डायरेक्ट लिख सकते थे तुम लोग। अब इसका ऑर्डर फाइंड कर लिया, ये वाला सेट या तो G के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था कि H G के बराबर है या तो फिर, और H G के बराबर नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, अब अगर H
अगर H क्या हो G के बराबर तो प्रूव हो गया था। अगर H G के बराबर नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट है या एटलीस्ट वन एलिमेंट है किसमें, G में, जो कि मतलब H अभी छोटा है G से, अब H में कुछ एलिमेंट और आ गए। अब हो सकता है ये G के बराबर हो जाए, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये G के बराबर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि G H G इस यूनियन के बराबर हो जाए, या तो फिर G इसका सुपरसेट हो जाए। सुपरसेट का मतलब ये सबसेट, सुपरसेट समझते हो? अगर A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन B इज सुपरसेट ऑफ, सुपरसेट मतलब बड़ा सेट है इनमें से जो, तो या तो G अभी भी सुपरसेट है या फिर G बराबर है। अब बताओ क्या पूछ रहे हो? हाँ, AH1 इस H2 इसलिए बराबर नहीं हो सकते हैं क्योंकि AH1 इक्वल टू, अगर हमने H1 कर दिया, हाँ, नहीं वही कह रहे हैं कि कोई भी अगर दूसरा इक्वल करोगे, ये इसलिए इक्वल नहीं होंगे, देखो ऐसा है, ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ठीक है, आपस में डिस्टिंक्ट है। और यहाँ जो हमने बताया AH1 H के अंदर तो नहीं हो सकता है, नहीं अभी तुम लोगों ने बताया, स्टार्टिंग में ही पूछा था हमने कि AH1 कहाँ आएगा, AH1 इसके अंदर हो सकता है क्या? A G का एलिमेंट है और H किसका, H1 किसका एलिमेंट है? H में है ना, G का एलिमेंट है लेकिन H में, तो AH1 क्या कभी इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता है, देखो अगर AH1 इसमें तभी आएगा जब A भी इसमें हो। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही है ना। सपोज देखो ऐसे देखो, AH1 अगर यहां आ गया और वो इनसे तो डिफरेंट है डिफरेंट, ये मानते हो? इनसे डिफरेंट ही आएगा क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और G के एलिमेंट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे देखो ना तुम कि A बिलोंग्स टू G है, ठीक है, H बिलोंग्स टू H है, तो ये G में भी होगा। अब AH कभी H में लिख सकते हो तुम? नहीं लिख सकते हो, G में लिखोगे, समझ रहे हो? अब AH अगर G में है तो वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ये है कहना तुम्हारा, यही है ना। अगर सुनो, अगर यहां हो गया और इन सबसे डिफरेंट ही है वो, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा है कि डिफरेंट क्यों है? वो तब होगा जब इसको बिलोंग करे, लेकिन इसको बिलोंग करेगा नहीं, समझ रहे हो? तो चाहे ये समझ लो कि इक्वल है इसलिए बिलोंग नहीं कर रहा है, ये समझ लो कि बिलोंग, जब ये बिलोंग करेगा इसमें तभी हो सकता है ना, और ये जी को ही बिलोंग करेगा, ये क्लियर होना चाहिए क्यों जी को बिलोंग करेगा, बाहर ही आएगा। वरना ऐसा होता है कि जब ये दो पार्ट हैं, दो नंबर हैं ये और ये, इनका प्रोडक्ट एच में तभी आ सकता है जब दोनों किससे हों, एच से हो। एक भी अगर एच में नहीं है तो इनका प्रोडक्ट एच में आ ही नहीं सकता है, और एक इसमें लिखा है हमने, एच में है ही नहीं वो, समझ रहे हो? ऐसे ही AH2 AH3 नहीं आएगा, तो ऐसे समझ लो ये इसमें नहीं आएगा मतलब डिफरेंट ही है, और डिफरेंट है तो अगर हमने अंदर लिख लिया तो ये M की जगह कितने हो जाएंगे एलिमेंट, M+1, समझ पा रहे हो? ऐसे ही दूसरे के लिए बाकी भी नहीं होगा। तो ये AH कभी भी H में नहीं आएगा जब तक कि AH में ना आ जाए, चाहे प्रोडक्ट करके इन्वर्स करके देख लो, फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा उसका, समझ गए होगे शायद। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे डिस्टिंक्ट है आपस में, ये सारे डिस्टिंक्ट है आपस में, और ये भी आपस में डिस्टिंक्ट है, ठीक है। चलो अब बताओ। अच्छा, ये हो सकता है तुम लोग ये सोच रहे हो A=1 हो, अगर ऐसा दिमाग में आ सकता है, A=1 होगा तो फिर तो पहला केस बन गया। हाँ, A=1 है अगर, तो वो पहली बात तो पहला केस बन जाएगा, कौन सा, H=G वाला। क्यों बन जाएगा ये भी बता देते हैं, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू G है नहीं, 1 बिलोंग्स टू H है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट किस लिए लिखा है हमने, कि वो एलिमेंट जो H में नहीं है G में है। अब अगर ये सोच रहे हो 1 ले लें तो 1 तो H में होता है,
तो उसके लिए कौन सा केस बन जाएगा, H इक्वल टू जी। क्यों, 1 का एलिमेंट करके मल्टीप्लाई करके देखो, पूरा सेट वही बचेगा। और इसमें से ही कोई 1 है नहीं, क्योंकि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर ही होगी आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन ले रहा हो ना हम लोग। चलो आगे करें अब। तो अब बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, 2m होगा। कैसे होगा वो भी लिख देते हैं, लेकिन ये सारे अगर डिस्टिंक्ट हैं, सभी डिस्टिंक्ट हैं, ये पहले लिख चुके हैं, दोबारा से नहीं लिख रहे हैं ना, अंडरस्टूड होना चाहिए। अब केसेस क्या क्या बन रहे हैं बस ये बताओ तुम लोग। 2 केस बन रहे हैं, एक इक्वल वाला, ठीक है, तो आइदर दे आर इक्वल, दे आर मतलब यूनियन और जी, और यूनियन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ जी, या जी सुपरसेट ऑफ यूनियन, ठीक है। तो इफ H यूनियन H डैश इक्वल टू जी, ठीक है, या लिख सकते हो देयर ऑकर्स कितने, 2 केसेस। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस, अब ज्यादा थ्योरी नहीं लिखते हैं। H इफ ये अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ H डैश इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ H यूनियन का मतलब तो यही होता है ना, यूनियन का मतलब क्या, सारे एलिमेंट आ गए, और सारे एलिमेंट आ गए, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ H और ऑर्डर ऑफ H डैश अलग अलग कर सकते हैं। तो यूनियन में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H डैश, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट हैं तो H प्लस H डैश ही H यूनियन H डैश है। क्या हमेशा H प्लस H डैश यूनियन होता है, नहीं, इस केस में नहीं होगा, इस केस में कुछ कॉमन भी है, और ये यूनियन में एक ही बार लिखे जाएंगे, हाँ या नहीं। और इस केस में, इस केस में ऐड करो या फिर डिस्टिंक्ट है दोनों। तो दूसरा वाला केस बन रहा है ना यहाँ पर, बताओ, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, क्या लिखोगे, m प्लस m इक्वल टू, m ही था ना, इक्वल टू n, 2m इक्वल टू n, तो n अपॉन m इक्वल टू 2 विच इज इंटीजर। सिमिलरली बताओ क्या है, हाँ हाँ, इफ लिखते हैं, इफ H union H dash not equal to G, then H union H dash is subset of G. It means at least one element B लिख लें इस बार। अब ये समझ लो वो एक स्लॉट बन गया, जो काम हमने H के लिए किया था वो अब इस यूनियन के लिए कर दो। इट मीन्स, बोलो, एट लीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट का मतलब समझ गए थे ना, कम से कम एक था, या तो वो होता, अब देखो एटलीस्ट 1 के आगे बढ़ गए, एटलीस्ट 1 का मतलब एक या एक से ज्यादा, हाँ, एटलीस्ट वन एलिमेंट B belongs to G which does not belongs to H union H dash, ठीक है, समझ गए क्या करना है बताओ, रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। सिमिलरली लिख लेते हैं, और देखो ऐसे लिख लेना, सिमिलरली में डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बताओ तुम लोग, यूनियन वाली लाइन, फिर हम लिख देंगे रिपीटिंग दिस प्रोसेस अल्टीमेटली। क्यों, कभी ना कभी तो होगा ना, बार बार ऐड होते जा रहे हैं H में एलिमेंट्स, क्यों, और G एक फाइनाइट है, फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट है इसका मतलब कभी ना कभी, क्या इनफाइनाइट होता तो कह सकते थे कभी बराबर नहीं होंगे, फाइनाइट है, और H को थोड़ा थोड़ा करके हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा दूसरा केस नहीं बनेगा उसमें, बराबर हो चुका होगा जब, तो फिर दूसरा केस क्यों बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बोल देते हैं, लिख लो तुम लोग,
ये काम भी नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अगर अब लिखना चाहते हो पूरा तो समझ रहे होगे क्या करना है। बी का इसमें मल्टीप्लाई, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, जो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही काम बार बार लिखना है इसके लिए। ठीक है, तो और अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको चाहो तो लिख सकते हो, एच के बाद क्या आता है, आई। एच के पहले जी आता है, चलो जी, G1 G2 G3 ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे कि मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान हो जाए। ठीक है, लिख लो इसके आगे। सिमिलरली सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ। ऑर्डर ऑफ एच डबल डैश, सिमिलरली लिखो। ऑर्डर ऑफ एच डबल डैश मतलब कहाँ से सिमिलरली लिख सकते हो, ये तो क्लियर हो गया होगा। बस वो सेट हम नहीं दिखा रहे हैं। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एच डबल डैश इक्वल टू कितना आएगा, एम आएगा दोबारा, एम आएगा या नहीं, या एम प्लस एम आएगा, देखो ध्यान से, एम प्लस एम, 2m आएगा या एम आएगा, ओनली एम प्लस 2m या एम आएगा, कोई एक आएगा देखो, या वरना इसको भी स्किप करते हैं यहां से अगर समझ पा रहे हो। एच के लिए किया था ना, एच के लिए, अब B1 B2 भी होंगे उसमें, तो 2m आएगा इस बार, या m आएगा, जो नया 2m आएगा, नया सेट जो मानोगे वो इससे आएगा ना, इससे इसमें B1 B2 भी है। समझ नहीं पाए, बी बिलोंग्स टू लिखा, अब तो किस में मल्टीप्लाई करोगे, अब डिपेंड करता है किस पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस में कर रहे हो मल्टीप्लाई तुम लोग, यूनियन में, यूनियन भी में भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, तब भी इंक्रीज होंगे एलिमेंट, क्योंकि बी का मल्टीप्लाई करोगे तो एम नए एलिमेंट आ जाएंगे, हाँ या नहीं। तो जो लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और जो लोग उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो 2m लिखेंगे। तो तुम लोग किसी में भी मत करो, तुम लोग तो सीधे ये लिखो, ऐसे ही लिख लेना, लिखना सिमिलरली रिपीटिंग द सेम प्रोसेस, सिमिलरली रिपीटिंग सेम प्रोसेस, कब तक करते जाओ, अल्टीमेटली लिख लो, करते ही चले जाएंगे, रिपीटिंग सेम प्रोसेस अल्टीमेटली वी गेट, until we get repeating same process ultimately until we get क्या, अरे डायरेक्ट कैसे, until we get ऐसे लिख लेते हैं, H यूनियन H डैश यूनियन H डबल डैश डॉटेड, छोड़ देते हैं, लास्ट में के लिखना चाहो के लिख लो, मतलब यहां पर एच के लिख लें, ठीक है, डॉटेड लाइन छोड़ दो, कुछ भी के प्लस 1 आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, के लिख लेना तो अंडरस्टूड होता है। और अगर ज्यादा नहीं समझना है तो इक्वल टू क्या लिख लो, जी। डॉटेड का मतलब वो कभी इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, समझते हो, क्योंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो उसको यूनियन में भी डिवाइड करेंगे तो वो, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ क्या लिख सकते हो, अप टू, अप टू के, अप टू के प्लस 1, जरूरी नहीं है एच के दिखाएं हम कि डैश में लिख रहे हैं। तो बताओ ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, अप टू के लिख लें, अप टू के क्या, के टर्म्स, ये टर्म्स कैसे लिख सकते हैं, वो तो सेट है, चलो एच पार के ही लिख देते हैं। एच पार के का मतलब डैश, समझ लेना कितने डैश हैं ये, कहीं पे खत्म होगा ये, until we get this equal to g, ठीक है। लैंग्वेज को चेंज करके इसको भी स्किप कर सकते हैं हम, क्योंकि सिमिलरली का मतलब सिमिलरली ही होता है, सीधे सीधे लिख सकते थे ऑर्डर ऑफ
ये जो लिखा था हमने यहाँ पर, ये ऑर्डर ऑफ एच डैश, मतलब m प्लस m प्लस m प्लस m, मतलब जहां से स्किप करना चाहो स्किप कर दो, ये तो हमारी चॉइस है। जैसे अपने ऑर्डर लिख रहे थे उसको स्किप कर दिया, ये भी स्किप कर सकते थे। वी गेट ये लिख सकते थे m प्लस m प्लस m प्लस m k टाइम्स इक्वल टू n। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? तो लग रहा है कैसे लिख रहे हैं, समझ पा रहे हो कैसे लिख पा रहे हैं? तो ऑर्डर बाकी तुम लोग की चॉइस है कैसे लिखना है। ऑर्डर ऑफ h प्लस या यूनियन, अब क्यों आएगा यूनियन? पहले ऑर्डर लिख रहे हो, अच्छा ऑर्डर ऑफ एच डैश यूनियन एच डबल डैश, बताओ कब तक? अप टू के टाइम्स लिख रहे हैं, के टाइम्स ही तुम लोग लिखो, वरना कुछ लोग बाद में कैलकुलेशन करने लगेंगे। के टाइम्स का मतलब समझ रहे हो, ये पूरे के लिख रहे हैं, वरना कैलकुलेशन करोगे तो डैश यहाँ से स्टार हुआ है, यहाँ एच के लिख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा के कितना आ रहा है, ये टोटल के प्लस वन आ रहे हैं, ऑर्डर के प्लस वन हो रहा है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, के प्लस वन हो ऑर्डर या के प्लस टू हो या के हो, है तो सब इंटीजर, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर तुम लोग लिखो अप टू के टाइम्स। के टाइम्स का मतलब समझ गए होगे, यूनियन है के टाइम्स इक्वल टू जी, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा लिखना। ऑर्डर ऑफ, बाद में बताओ, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच डैश प्लस ऑर्डर ऑफ एच डबल डैश प्लस के टाइम्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। बताओ ऑर्डर ऑफ एच एम प्लस एम। कभी अगर ये सब कंफ्यूजन हो इसमें तो तुम लोग सीधे लिख लेना, ये भी तो सिमिलरली ही लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ m प्लस एम आया था, अगली बार m प्लस एम आएगा, और हमने लिख लिया अंटिल वी गेट क्या, m प्लस एम अप टू k टाइम्स i टाइम्स, जो भी लिख रहे हो वहां पर सब इंटीजर होंगे, इतना समझ रहे हो। m को कभी 3/2 टाइम्स ऐड कर पाओगे क्या? जो तो इंटीजर ही आएगा। क्यों आएगा इंटीजर? क्योंकि m एक इंटीजर है, और m में m ऐड करोगे तो इंटीजर ही आएगा, 3 बार ऐड करोगे तो भी। अब m इंटीजर कैसे है? क्योंकि m ऑर्डर है, उसका कार्डिनलिटी है। किसका ऑर्डर? h का, k टाइम्स इक्वल टू n। बताओ ये k टाइम्स कितना आएगा? m के इक्वल टू n अपॉन m इक्वल टू k, where k is an integer, hence order of g is divisor of order of equal to k, मतलब ऐसे लिख लेना, hence order of g is divisor of divisor of क्या, order of g, sorry order of h, मतलब g ऑर्डर ऑफ h का क्या है? अरे g ही डिवाइजर है। ऑर्डर ऑफ h इज, सॉरी ऑर्डर ऑफ h इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ, लिखा तो है ऊपर सब साफ, ठीक है गलती से लिख दिया। ऑर्डर ऑफ h है डिवाइजर किसका? ऑर्डर ऑफ g का। एक बार फिर से समझ लो, g का ऑर्डर बड़ा है तो h का ऑर्डर छोटा है, तो केवल h का ऑर्डर g के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है। यहां से हम नई चीज समझ गए एक, कि वो एक एलिमेंट तो ज्यादा हो ही नहीं सकता था, समझ गए? अगर h में एक एलिमेंट है तब ऐसा हो सकता है, h में अगर दो एलिमेंट हैं तो कभी एक एलिमेंट आएगा ही नहीं, समझ गए होगे अब क्यों? तब कितने होंगे g में? अगर h में केवल दो एलिमेंट हैं, जैसे कोई सबसेट हम बताएं, एक सबसेट है 1,-1 बताया था, वो किसका सबसेट होगा? कभी भी 3 एलिमेंट के ग्रुप का सेट नहीं होगा, वो 2 का मल्टीपल होगा। क्यों? इनवर्स से नहीं, क्योंकि हमने ये सीख लिया है h का ऑर्डर g के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और g का ऑर्डर अगर 3 हुआ तो 2 कैसे डिवाइड कर देगा उसको? तो देखो ग्रुप क्या होता था, 1 - 1 i - i, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या, कुछ क्वेश्चन, वैसे तो तुम लोग के कोर्स में नहीं है ऐसे, अब हम क्वेश्चन कुछ ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें जी दिया हो तो हम बता सकते हैं कितने सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं इससे, फैक्टर करके।
कैसा? एच डैश सब ग्रुप हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है वैसे। हाँ हाँ हाँ, इस बार नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप अगर होगा एच यूनियन एच डैश, इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम, ये तब तक नहीं कह सकते हैं। वैसे एक इसमें कंफर्म कह सकते हैं, लास्ट वाला, इनके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते हैं लास्ट वाला, क्योंकि वो जी के बराबर हो गया। समझ रहे हो? क्योंकि जी के बराबर नहीं है। आप समझ रहे हो, अगर यहाँ सब ग्रुप हो गया ये, अगर दो कोई सब ग्रुप हो गए, अगर हमने इसको कह दिया सब ग्रुप है, तो तुम कहोगे अगला वाला यूनियन, फिर उसमें रिपीट कर दोगे, फिर कहोगे, तो समझ रहे हो? तो कहा नहीं जा सकता है, मतलब तो होगा नहीं जहां पर एंड हो जाएगा। जैसे ये वाला अगर जी के बराबर हो गया तो ये सब ग्रुप है, लेकिन अगर ये केस नहीं है, फिर यहाँ पहुंच गए तो ये सब ग्रुप नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कहा नहीं जा सकता है, मतलब यहाँ पे ये सब ग्रुप नहीं है और वहां पे वो सब ग्रुप है। समझ गए होगे शायद ना, तो समझ गए होगे। अब ऐसे ही करते जाओ, सबसे लास्ट में अगर वो लास्ट स्टेप है तो वहां तो डेफिनेटली सब ग्रुप है। यहाँ क्यों बोल रहे हैं हम सब ग्रुप नहीं है? यहाँ पे, यहाँ सब ग्रुप बोलेंगे हम तो क्या करोगे तुम लोग? फिर अगला स्टेप नहीं कर पाओगे, मतलब आइडेंटिटी इक्वल कर दोगे। फिर आइडेंटिटी मतलब दोनों में आ जाएगी ना, इसमें और फिर अगले वाले में। समझ गए? चलो ठीक है, इतना समझ गए होगे और कंफ्यूज मत हो इसमें। सीधा सा क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? लेग्रांजेस थ्योरम, यही आएगा पेपर में। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम थी ये, अभी तक की इस पेपर में। तो जितनी बार लिखना चाहो लिख लेना। कुछ लोग स्टार स्टार बना लेते हैं, पूरी कॉपी भरी पड़ी है स्टार से, 8-10। अब जाओ, कल करेंगे, कल एक और थ्योरम करेंगे इंपॉर्टेंट, 15 मार्क्स वाले। परम्यूटेशन पढ़ के आना।